नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर मेरा वीडियो पहले सहजता से उपलब्ध हो पाए। दूसरी, आप हमारे जो संविचारक मित्र हैं जो प्राकृतिक खेती में, ऑर्गेनिक खेती में रुचि रखते हैं, जो परंपरागत जो खेती रही है उसको अपनाना चाहते हैं, तो उन तक भी शेयर करते हैं ताकि उन तक भी मेरे पास जो छोटी मोटी जानकारियां हैं उन तक पहुंच सकें, वो भी उसकी लाभ ले सकें। अब बात हम करते हैं देसी गाय की। देसी गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देसी गाय के जो पंचांग हैं, पांच तत्व जो पदार्थ हैं, पांच जो 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 पदार्थ हैं वो हमारे लिए नहीं, हमारी मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम गाय के दूध दही घी से स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, हमारे जीवन की वृद्धि होती है, बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन गाय के कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे तुलना में मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी हैं, और वो तत्व है गोबर, गाय का मूत्र। गाय का गोबर गौमूत्र हमारी मिट्टी की जीवनी शक्ति है, मिट्टी की जो प्राण शक्ति है, मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने में, उसकी पोषकता को यथावत रखने में गाय के गोबर और गौमूत्र की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा होती है। इसीलिए आप प्रयोग करके देख लिए, बहुत बार प्रयोग किए हम, तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हजारों सालों से हमारे पूर्वज इसका प्रयोग करते आए हैं। यदि मिट्टी बंजर हो गई है, मिट्टी का पीएच बढ़ जाने से उसमें क्षारीयता आ गई है, अति क्षारीय हो गई है, या मिट्टी की अम्लीयता बहुत बढ़ गई है, उस अम्लीय प्रभाव के कारण कुछ उसमें उपज नहीं पा रहा है, किसी तरह के बीज अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बंजर पड़ने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है, या तो मिट्टी अति अम्लीय हो गई है, अति क्षारीय हो गई है, या फिर मिट्टी के अंदर जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनमें उनमें अट्रैक्शन नहीं रहता, उनमें पानी नहीं ठहरता, उनमें नमी नहीं रहती, तो भी उनमें बंजरता आ जाती है। तो ऐसे में गाय का गोबर और गौमूत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मिट्टी में कुछ भी नहीं होता, वह आप एक आध 6 महीने के लिए प्रयोग करके देखें, प्रयोग सहज है। उसमें गोबर डाल दीजिए, गौमूत्र डाल दीजिए, उसमें पानी छिड़कते रहिए, बारिश में तो वो अपने आप ही भीग जाती है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मिट्टी का जो बांझपन है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है, वो उसे यथावत आने लगता है, उपजाऊपन में सुधार आने लगता है। ये सहज सा प्रयोग है। और ऐसे में यदि हम गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का अपनी खेत की मिट्टी में प्रयोग करें, तो मिट्टी की उपजाऊपन तो बढ़ना ही है। क्यों? गाय के गोबर में वो सारे पोषक तत्व रहते हैं जो मिट्टी के लिए जरूरी है। गाय के गोबर में पोषक तत्व भी नहीं रहते, हजारों तरह के जीवाणु भी रहते हैं, जीवाणु से निर्मित बहुत सारे पदार्थ, सब्सटेंस भी रहते हैं, बहुत तरीके के एंजाइम रहते हैं। तो ये सब मिट्टी में बहुत सकारात्मक प्रभाव देते हैं। इसलिए गाय के गोबर से, कुछ मात्रा के गोबर से मिट्टी का, खेत का बड़ा भाग अपने उपजाऊपन को प्राप्त कर लेता है, उसकी जीवनी शक्ति को बहाल कर देता है। और यदि गाय के मूत्र की बात करें, तो गाय के मूत्र में भी हजारों तरह के रसायन रहते हैं। गाय के मूत्र में वो सब रसायन रहते हैं जो जीवित रहते हैं, गाय के शरीर में रहते हैं, गाय के खून में रहते हैं। वो सब रसायन गाय के मूत्र में भी हैं, क्योंकि अंततः खून छलने से ही मूत्र की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जब मूत्र मूत्र बाहर बाहर आता है, तो बहुत सारे जो सब्सटेंस, इसमें बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो विखंडित भी हो जाते हैं, क्योंकि किडनी के अंदर कई तरह की क्रियाएं चलती हैं, लीवर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो जटिल कणों को सूक्ष्म कणों में बदलती हैं, कुछ ऐसी क्रिया हैं जो सूक्ष्म कणों से जटिल कणों का निर्माण करती हैं, पदार्थों का निर्माण करते हैं, और इनमें से अधिकांश धीरे धीरे मल मूत्र के साथ बाहर भी आ जाते हैं। तो ये गाय के मूत्र में भी ऐसे बहुत सारे रसायन रहते हैं जो मिट्टी के लिए, या गाय के मूत्र के मुंह में ही बहुत सारे पदार्थों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। इसमें एक बायोसेंसर पदार्थ और होते हैं, बायोसेंसर कहते हैं, जो दूसरे पदार्थों की प्रतिक्रिया को तीव्र करते हैं। और ऐसी तीव्रता गाय के जो रसायन हैं मिट्टी में जाके भी निभाते हैं, तो मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे तत्व हैं। मान लें कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो सुस्त पड़े हुए हैं, निर्जीव पड़े हुए हैं, शिथिल पड़े हुए हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को पुनः सक्रियता देने में, उनकी गतिविधि को तीव्र करने में,
उनकी सक्रियता बढ़ाने में ये जो बायोसेंसर हैं, जो पदार्थ हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उनकी जीवनी शक्ति को बहाल कर देते हैं, तो उनकी संख्या अनायास तेजी से बढ़ने लगती है। और जब इनकी संख्या बढ़ती है तो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, और ये और मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से जो मिट्टी के बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो निष्क्रिय अवस्था में मोबिलाइज नहीं हो रहे, जो प्रयोग नहीं हो रहे, वो भी सक्रियता में आ जाते हैं। और जब वो सक्रिय होते हैं तो उसके आसपास जो वनस्पतियां होती हैं, हम जो फसल लेते हैं वो होते हैं, और हमारे शाक सब्जियों के पौधे होते हैं, हमारे फलों के पेड़ होते हैं, उन सब की जड़ें इन पोषक तत्वों को सहजता से प्राप्त करने लगती हैं। और इसी तरह ये बायोसेंसर या दूसरे जो रसायन हैं, जड़ों के माध्यम से जब पेड़ पौधों के अंदर पहुंचते हैं या पेड़ पौधों की बहुत सारे रसायनों को प्रभावित करते हैं, तो उनकी उनकी अभिक्रियाओं में भी तीव्रता आ जाती है। इसलिए देखा गया है कि यदि किसी पौधे को किसी भी अवस्था में गाय का मूत्र मिल जाए तो उसकी गतिविधि एक अनायास एकाएक बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि यदि 2-4-10 गमले ले लीजिए, पौधे ले लीजिए, उन पर आप हर 5-7 दिन के बाद गाय का मूत्र छिड़कना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे 5-7 दिन के बाद ही उनके हरियालीपन, उनकी ग्रोथ या उनकी फ्लावरिंग बहुत कुछ एकाएक बदल जाती है। तो गाय का गोबर जो है, गोबर में भी बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर तो रहते ही रहते हैं। गाय के गोबर में इनके अलावा भी 15-16 जो खनिज तत्व रहते हैं, इसमें अब कैल्शियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, मोलिडियम, बहुत सारे जो खनिज हैं इसमें रहते हैं। और ये पौधों को उपलब्ध होते हैं तो पौधों की बहुत सारी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। और जब समय होता है फ्लावरिंग का, वो पुष्पांशित होने शुरू हो जाते हैं, जब उनमें प्रजनन की शुरुआत होती है तो फ्लावरिंग की गति को बढ़ा देते हैं, फ्लावरिंग की संख्या बढ़ा देते हैं। ऐसे में फ्लावरिंग के बाद जो पॉलिनेशन का कार्य है, जो बीज बनने का पहला, जो निषेचन का कार्य है, जो बीज बनने का पहला पड़ाव है, फल बनने का पहला स्टेप है, उसकी गतिविधि को बढ़ा देते हैं। और पॉलिनेशन के लिए कई तरह के कीट पतंगों की जरूरत पड़ती है। तो जब वातावरण स्वच्छ रहेगा, आप केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे गाय के गोबर, गौमूत्र आदि जो सामान्य प्राकृतिक जो खनिज हैं, जो खाद हैं, इनका प्रयोग करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहती है, जीवों पर कोई दूसरा प्रभाव नहीं पड़ता। इससे पॉलिनेशन की क्रिया भी सहजता से होती रहती है। तो गाय के गोबर, गौमूत्र का बहुत अच्छा प्रयोग है। हमने देखा है कि जिस जिस मिट्टी में गोबर और गौमूत्र का निरंतर प्रयोग किया जाता है, उसे किसी केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो हजारों हजारों सालों से जंगलों में कभी किसी ने खाद नहीं डाला, इसलिए ना तो वहाँ के जंगल के पेड़ों को कोई कीड़ा लगता है, रोग लगने की खतरा पैदा होता है, ना वो बिना उम्र भोगे अपने जो जीवन जो गतिविधि को शांत करते हैं। वहाँ हर तरह की वनस्पति विकसित होती है। आप कहीं भी जंगल चले जाइए, वहाँ 1 हफ्ता से लेकर सैकड़ों साल तक जीवन यापन करने वाली वनस्पतियां आपको मिल जाती हैं। कई स्थान तो ऐसे हैं यहाँ हर महीने 2 महीने की वनस्पतियां बिल्कुल बदल जाती हैं। हिमालय में कई ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, वैली ऑफ फ्लावर भी ऐसा स्थान है। और हिमालय में एक वैली ऑफ फ्लावर नहीं है, ऐसे कई वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, फूलों की घाटियां हैं। यहाँ फूलों की जो प्रजातियां हर 2-3 महीने में बदल जाती हैं। आप एक समय जाओगे तो वहाँ नीले फूल वाले असंख्य पेड़ नजर आएंगे, फिर 1 महीने के बाद नीले पेड़ लाल फूलों में बदल हो जाते हैं, पीले फूलों में बदल जाते हैं। तो वहाँ जो फूलों की जो प्रजातियां हैं वो एकाएक बदल जाती हैं। इसका अर्थ है कि वहाँ बिना खाद, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के भी जो वनस्पति अपना विकास, अपने जीवन यापन को करने की क्षमता रखती है। यही जंगलों का हाल है। जंगलों में हमने कभी किसी खाद का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वहाँ हर तरह की वनस्पति पैदा होती है। ऐसी वनस्पति हैं जो हफ्ता 10 दिन तक अपना जीवन यापन करती हैं, उनके बीज अंकुरित होते हैं, वो बढ़ते हैं, फ्लावरिंग होती है, बीज बनते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, और वहीं अपनी लीला को समाप्त करके मिट्टी में मिल जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनका जीवन काल 1 महीने का रहता है, कुछ 3 महीने का रहता है, 6 महीने रहेगा। वहाँ ये निरंतर एक क्रम चलता रहता है, वहाँ कभी किसी खाद की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती?
कि जो जितना वो मिट्टी से लेते हैं उतना ही मिट्टी को लौटा देते हैं, या फिर कभी ये भी कहें कि मिट्टी से जितना लेते हैं उसको डबल करके मिट्टी में लौटा देते हैं, क्योंकि वो वातावरण से भी तो फोटोसिंथेसिस के रूप में कई पदार्थों का निर्माण करते हैं। उस निर्माण को भी मिट्टी से, जिससे जो पोषक तत्व उनमें सूखे हैं उनके साथ मिला के और मिट्टी को लौटाते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते रहते हैं। यही कार्य गाय भी करती है, गाय का गोबर करता है, गाय का मूत्र भी करता है। इसलिए जिस मिट्टी को गाय का गोबर, गाय का मूत्र मिलता रहता है, उसे कभी किसी केमिकल, रसायन आधारित फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं रहती। और जब फर्टिलाइजर आप केमिकल का प्रयोग ही नहीं कर रहे, तो मिट्टी की जो जीवनी शक्ति है, मिट्टी की जो रोग रक्षात्मक शक्ति है, वो भी यथावत रहती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर, ऐसी वनस्पतियों में कभी किसी रोग का आक्रमण नहीं होता। वहाँ रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रक्रियाएं भी यथावत रहती हैं। तो ऐसे में गाय के गोबर और गौमूत्र के निरंतर प्रयोग से हम मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं, उसकी पोषकता को यथावत रख सकते हैं, बल्कि उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं। और यदि वृद्धि होगी तो उसका लाभ हमारी फसलों को भी होगा। हम उन्हीं खेतों में जब सब्जियां लेंगे, साग सब्जियों का बुझाई करेंगे, फलों में इसका प्रयोग करेंगे, या फिर फसलों में, अनाज की फसलों में, तिलहन की फसलों में, खाद जो दलहन की फसलें हैं उनमें प्रयोग करेंगे, या हम जड़ी बूटियों में इनका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका न केवल अच्छा उत्पादन होगा, बल्कि उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा। उनके जो गुण हैं वो भी यथावत रहेंगे, उनकी उपयोगिता भी हमें लाभ मिलेगा और हम उनका भरपूर लाभ भी ले सकेंगे। तो गोबर और गौमूत्र का बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें आगे भी जो हम प्रयोग कर रहे हैं उन संबंधी जानकारी मैं आपको देखना चाहूँगा, और आप इसका प्रयोग अपने खेतों में, अपने घर पर, अपने साग सब्जियों, बगियों में सहजता से कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।